अनिल और मीरा की शादी को 12 वर्ष हो चुके थे और अभी तक अनिल और मीरा को माता पिता बनने का सुख प्राप्त नहीं हो सका था। काफी इलाज करवाया था पर कुछ भी कारगर साबित नहीं हो पा रहा था और अब उन लोगों ने भी लगभग उम्मीद छोड़ ही दी थी। अनिल का संयुक्त परिवार था जिसमें माता पिता, अनिल के दो छोटे भाई और उनकी पत्नियां और बच्चे सब एक साथ रहते थे। अनिल का घर एक गांव में था जो कि बहुत ज्यादा विकसित नहीं था, पर अनिल का अच्छा कारोबार था उस गांव में और अपने दोनों भाइयों से कहीं ज्यादा कमाई अनिल की होती थी। लेकिन अनिल और मीरा के बच्चे नहीं थे, इसलिए अनिल और मीरा का कोई मान सम्मान भी घर में नहीं था। मीरा की दोनों देवरानियां दिन भर बच्चों का बहाना लेकर घर का कोई भी काम नहीं करती थी और मीरा को अकेले पूरे घर का काम देखना होता था। सासू माँ का भी कहना था कि उनके छोटे बच्चे हैं, घर तू संभाल ले, तुझे और काम भी क्या है। और उधर अनिल का भी कोई मोल नहीं था। गांव में यदि कोई शादी विवाह या कोई कार्यक्रम पड़ता तो जो भी देन लेन करना होता वो अनिल के सर पर डाल दिया जाता, ये बोलकर कि इन दोनों भाइयों के बहुत खर्च हैं और अनिल की बहनें जब भी मायके आती तो उनकी विदाई देने का जिम्मा भी अनिल के सर पर आ जाता। बाकी दोनों भाई के खर्चे जो बहुत ज्यादा थे क्योंकि उनके बच्चे थे। अनिल और मीरा को लगने लगा था कि उनके बच्चे नहीं हैं, इसलिए वो जो भी कमाई करते हैं या काम करते हैं उस सब के हकदार उनके भाई और बहनें हैं, क्योंकि खुद अनिल की सारी कमाई भाई बहनों और नाते रिश्तेदारों में निकल जाती और मीरा को सारा दिन घर में कोल्हू के बैल की तरह पिसना पड़ता। ऐसा लगता था जैसे बच्चा ना होना कितना बड़ा पाप हो गया था। जहां अनिल और मीरा संतान न होने के कारण दुखी रहते थे, वहीं उनके भाई और बहनें खुश थे कि उनकी संतान नहीं है और उनकी सारी कमाई हमारे हाथों में आ रही है। यहाँ तक कि अनिल की माँ भी खुश रहती थी कि अच्छा है उसकी संतान नहीं है, कम से कम मेरी बेटियां जब भी मायके आएंगी उन्हें पूछने वाले भाई भाभी तो यहाँ रहेंगे। एक दिन अनिल और उसकी पत्नी एक रिश्तेदारी में विवाह समारोह में गए थे। वहां पर एक पति पत्नी और आए थे जिनकी पिछले 11 साल से कोई संतान नहीं थी और इस बार उनकी गोद में उनकी संतान थी, जिसे देखकर अनिल और मीरा बहुत हैरान हुए और जब उनसे इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, हाँ हम भी बच्चे के लिए बहुत परेशान थे, लेकिन फिर हमने शहर जाकर आईवीएफ का तरीका इस्तेमाल किया और हमें भी बच्चा हो गया। अनिल और मीरा को इन सब तरीकों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने पूछा, ये सब क्या होता है? तो फिर उन लोगों ने कहा, हम सब लोग गांव में रहते हैं इसलिए हम लोगों को इतनी जानकारी नहीं, लेकिन विज्ञान बहुत तरक्की कर चुका है और अब डॉक्टर इतना कुछ कर लेते हैं कि जिनके सामान्य तरीके से संतान नहीं हो सकती उसकी संतान को गर्भ से बाहर विकसित करके फिर गर्भ में डाल दिया जाता है और संतान प्राप्ति हो जाती है। बाकी तुम्हें डॉक्टर समझा देंगे। अनिल और मीरा को ये सब बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा और उनके मन में एक उम्मीद जाग गई कि अब उनकी भी अपनी संतान जन्म ले सकती है। उन्होंने शहर के उस डॉक्टर का पता ले लिया और घर जाकर अपने घर वालों को ये सारी बातें बताई। ये सारी बातें सुनकर तो घर वालों के चेहरे ही उतर गए। उन्हें लगने लगा अगर इनको संतान हो गई तो उनके हाथ से बहुत बड़ा खजाना निकल जाएगा और सब ने बहुत हंगामा मचाया कि ऐसा कैसे हो सकता है, कैसे किसी की संतान को उसके गर्भ के बाहर विकसित करके फिर से उसके गर्भ में डाला जा सकता है। ये सब बनावटी बातें हैं, तुम्हें उल्लू बनाया जा रहा है। इन सब चक्करों में मत पड़ो, सिर्फ तुम्हारा पैसा लूटने के लिए ये बातें बोली जा रही हैं। और क्या गारंटी है कि आने वाली संतान तुम्हारी ही होगी? हो सकता है तुम्हें किसी और की संतान दे दी जाए और तुम्हें उल्लू बना दिया जाए और पता नहीं क्या क्या बोलने लगे। अनिल की बहन ने तो यहाँ तक बोल दिया कि पता नहीं किसका गंदा खून तुम्हारे नाम पर तुम्हें बेच देंगे। अनिल और मीरा को सब कुछ समझ में आ रहा था कि उसके घर वाले क्यों नहीं चाहते कि उनकी संतान हो, क्योंकि उनके हाथ से मोटा पैसा जो निकल जाता। अनिल की माँ भी इसके पक्ष में नहीं थी। उनका कहना था, जब शादी के इतने वर्षों बाद भी संतान नहीं हुई तो अब संतान करके क्या करोगे? वैसे भी तुम लोगों की उम्र हो चुकी है,
अब इस उम्र में संतान का पालन पोषण कैसे करोगे? और पता नहीं क्या क्या बोलकर अनिल और मीरा को बरगलाने की कोशिश करने लगी। लेकिन अनिल और मीरा ने ठान लिया था कि वो बच्चे के लिए कोशिश जरूर करेंगे। और अगले ही दिन अनिल और मीरा शहर के लिए निकल पड़े। इधर अनिल और मीरा के शहर के लिए निकलने के बाद घर में बहुत बड़ा बवाल मच गया। अनिल के सारे भाई बहन आपस में बोलने लगे कि ये तो बहुत बुरा हुआ। अगर अनिल भाई की अपनी संतान हो गई तो वो हमारे बारे में क्यों सोचेंगे? फिर तो हमारे हाथ से इतनी बड़ी संपत्ति निकल जाएगी और फिर मीरा भाभी भी घर के सारे काम क्यों करेंगी? इसमें तो हमारा नुकसान ही नुकसान है। उधर अनिल और मीरा शहर पहुंच गए थे। उस रिश्तेदार ने पहले ही बार बता दिया था कि आईवीएफ के लिए उन्हें लंबे समय तक शहर में रुकना पड़ेगा और उसकी मदद से उन्होंने शहर में एक घर किराए पर भी ले लिया था। वो पूरी तैयारी के साथ गए थे, इस उम्मीद में कि उनकी संतान हो जाएगी। अनिल और मीरा लगातार डॉक्टर के संपर्क में थे। करीब 2 महीने बाद अनिल मीरा को खुशखबरी मिली। मीरा गर्भ से थी और डॉक्टर ने कहा सब कुछ ठीक है। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि आपको बहुत ही सावधानी की जरूरत है। पूरे महीने डॉक्टर की देखरेख में बिताने पड़ेंगे और बहुत ही सावधानी पूर्वक रहना पड़ेगा। उसके बाद एक बार डिलीवरी हो जाने के बाद उतनी दिक्कत नहीं है, पर जब तक बच्चा गर्भ में है बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। अनिल और मीरा ने कहा, हाँ बिल्कुल ख्याल रखेंगे। इतनी मुश्किल से हमें माँ बाप बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। डॉक्टर ने कहा, आपको शहर में ही रहना पड़ेगा ताकि आप डॉक्टर के संपर्क में लगातार बने रहें। अनिल ने कहा, ठीक है डॉक्टर साहब, हम पूरा ख्याल रखेंगे। डॉक्टर ने मीरा को कुछ भी काम करने से मना किया था और अधिक से अधिक आराम करने को बोला था ताकि किसी भी प्रकार का रिस्क ना हो। अनिल ने अपने घर फोन किया और अपनी माँ से कहा, माँ अभी हमें बच्चा होने तक यहीं रहना पड़ेगा और मीरा को डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है, तो तुम भी शहर आ जाओ। कुछ दिन मीरा को तुम्हारी देखभाल की जरूरत है। अनिल की माँ ने कहा, अब इस उम्र में मेरे से ये सब कुछ नहीं हो पाएगा, मैं नहीं आने वाली, तुम्हें जैसे करना है देख लो। अनिल ने कहा, ये क्या बोल रही हो माँ? बाकी भाई बहनों के बच्चे भी तो तुमने ही करवाए हैं और अब मेरे बच्चे की बारी आई तो तुम पीछे हट रही हो। अनिल की माँ ने कहा, हाँ तो बाकी भाई बहनों ने समय पर बच्चे किए हैं, तेरी तरह बुढ़ापे में किसी ने बच्चा नहीं किया। देख ले क्या करना है, मैं तो नहीं आने वाली, कहकर माँ ने फोन रख दिया। इसके बाद अनिल ने एक एक करके अपने सारे भाई बहनों को फोन किया, पर सबने कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल दिया और कोई भी अनिल और मीरा की मदद के लिए शहर जाने को तैयार नहीं हुआ। अनिल मीरा को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा था कि अब उनका बच्चा आने वाला है, उनका वारिस आने वाला है, तो उन लोगों को दुख हो रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि जिस मुफ्त के पैसों पर वो ऐश कर रहे थे वो सब कुछ खत्म होने वाला है। इसलिए कोई भी नहीं चाहता कि हमारी संतान हो। ये वही भाई बहन और माँ थे जिनकी एक एक ख्वाहिश अनिल और उसकी पत्नी पूरी किया करते थे। ये वही बहनें थी जो मायके आने पर भाई भाभी से तरह तरह के खर्चे करवाया करती थी और काफी कुछ लेकर जाया करती थी। और ये वही भाई थे जिनके बच्चों की फीस तक अनिल भरा करता था। और ये वही माँ थी जो बोल बोल कर कि तू बड़ा भाई है, तू अपने छोटे भाई बहनों का ख्याल नहीं रखेगा तो कौन रखेगा, सारे भाई बहनों के ऊपर अनिल के पैसे लुटवाया करती थी। अनिल और मीरा को बहुत अच्छे से समझ में आ चुका था कि उसके घर से कोई भी उन लोगों की मदद करने के लिए नहीं आने वाला, क्योंकि उनके हाथ से काफी कुछ निकल जो रहा था। खैर मीरा ने अपने मायके फोन लगाया। मीरा को पता था उसके मायके से भी कोई आने वाला नहीं और उसकी माँ बहुत बूढ़ी हो चुकी है, लेकिन फिर भी माँ के अलावा उसके पास कोई और चारा नहीं था और उसने अपने माँ से मदद मांगी। मीरा की माँ ने कहा, एक उपाय है, देख मैं तो काफी बूढ़ी हो चुकी हूँ, मेरे से ज्यादा कुछ काम तो हो नहीं पाएगा, लेकिन हाँ मैं गांव से
किसी भरोसे लायक गरीब लड़की को लेकर आ सकती हूँ, जो घर का सारा काम और मीरा की देखभाल कर देगी, और मैं उस पर नजर रखने का काम कर लूंगी। बोलो, तो मैं किसी से बात करूं? मीरा ने कहा, हाँ माँ, बात करो। जितने भी पैसे लेगी मैं दे दूंगी। इतनी मुश्किलों से तो मुझे माँ बनने का सुख मिल रहा है। इसके लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं करूंगी। अगले ही दिन मीरा की माँ गांव से एक भरोसेमंद लड़की को लेकर मीरा के पास शहर में आ गई। अब मीरा और अनिल बहुत खुश थे। मीरा की अच्छी देखभाल हो रही थी। अनिल भी बीच बीच में जाकर अपनी दुकान देख लेता था और अपना बिजनेस भी संभाल रहा था। क्योंकि मीरा की माँ और वो लड़की मीरा के साथ रहते थे, इसलिए अनिल को ज्यादा चिंता भी नहीं होती थी। और डॉक्टर के संपर्क में तो वो लोग लगातार थे ही। इधर अनिल के घर पर अनिल के भाई भाभी और बहनें सब बहुत चिढ़े हुए थे, क्योंकि उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि अनिल भाई की कभी अपनी संतान होगी। यहाँ तक कि अनिल की माँ खुश नहीं थी, क्योंकि उन्हें तो यही लग रहा था कि अनिल की अपनी संतान हो जाएगी तो वो अपने छोटे भाई बहनों को पूछना कम कर देगा। कितनी घटिया सोच थी एक माँ की। क्या अनिल किसी और की संतान था और बाकी बच्चे उसकी अपनी संतान थे? पर क्या कर सकते हैं, किसी की सोच को बदल तो नहीं सकते ना। अनिल को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो बहुत खुश था और इंतजार कर रहा था कि कब उसका बच्चा जन्म ले। उधर मीरा और उसकी माँ भी बहुत खुश थे। और सुनीता, जिसे मीरा की देखभाल के लिए लाया गया था, मीरा की बहुत अच्छी देखभाल कर रही थी। बहुत ही अच्छी लड़की थी सुनीता। एक दिन सुनीता बाजार से सब्जियां लेने गई थी कि अनिल के भाई और बहनें उसे मिले, जिन्हें वो नहीं पहचानती थी। उन्होंने सुनीता से बोला, हम तेरी मालकिन के रिश्तेदार हैं। सुनीता ने कहा, अच्छा बोलिए, क्या काम है? तो उन लोगों ने कहा, देखो, हम नहीं चाहते कि अनिल और मीरा की संतान इस दुनिया में आए। तुम तो वैसे भी पैसों के लिए मीरा की देखभाल कर रही हो। जितने पैसे तुम्हें अनिल देता है, हम तुम्हें उसका 10 गुना पैसा अधिक देंगे, लेकिन तुम्हें हमारी मदद करनी पड़ेगी। सुनीता ने कहा, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? तो उन लोगों ने कहा, देखो, तुम हमारा काम नहीं करोगी तो हम किसी और से करवा लेंगे। इससे अच्छा तुम ही हमारा काम कर दो, कुछ पैसे भी कमा लोगी। सुनीता ने कहा, मुझे क्या करना होगा? उन लोगों ने एक पुड़िया निकाली जिसमें कुछ जड़ी बूटियां थीं और कहा, इस पुड़िया में से थोड़ी थोड़ी जड़ी बूटियां निकालकर रोज मीरा को खाने में मिलाकर देनी पड़ेंगी, जिससे धीरे धीरे कुख में ही बच्चा मर जाएगा और उसे कुछ पता भी नहीं चलेगा। और ये सब कुछ इतना धीरे धीरे होगा कि किसी के ऊपर कोई शक ना हो और सब कुछ सामान्य लगेगा। बस अनिल का बच्चा इस दुनिया में नहीं आना चाहिए। सुनीता ने कहा, ठीक है, जैसा आप लोग कह रहे हैं मैं कर दूंगी, लेकिन मैं पैसे पूरे लूंगी, वो भी एडवांस। उन लोगों ने कहा, पैसों की चिंता मत करो। कहकर उन्होंने काफी पैसे सुनीता को दे दिए और साथ में जड़ी बूटियां भी दे दी। सुनीता ने जड़ी बूटियां और पैसे अपने पास रख लिए और सब्जियां लेकर घर चली गई। अब तो अनिल के भाई बहन काफी खुश थे कि चलो, अब अनिल भाई की कोई संतान नहीं आने वाली और हमारे हाथ से कोई खजाना नहीं जाने वाला। वैसे भी अगले महीने प्रसव है और जड़ी बूटियां 1 महीना तो लेंगी ही अपना काम करने में। सब कुछ सामान्य ही लगेगा और डॉक्टर की रिपोर्ट में भी कुछ नहीं आएगा। प्रसव के वक्त या प्रसव के कुछ दिन पहले अनिल भाई को पता चलेगा कि उनकी संतान नहीं रही और फिर वो कुछ नहीं कर पाएंगे और किसी के ऊपर कोई शक भी नहीं होगा। ये सोचकर अनिल के भाई बहन काफी खुश हो रहे थे और इधर अनिल और मीरा भी काफी खुश थे कि उनकी संतान इस धरती पर आने वाली है। उनका कोई अपना वारिस आने वाला है, जो बुढ़ापे में उनका ख्याल रखेगा और उनके वंश को आगे बढ़ाएगा। इसी सब में प्रसव की तारीख आ गई और मीरा को प्रसव के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया और अनिल खुशखबरी का इंतजार कर रहा था। पर उसके भाई बहन किसी और ही खबर के इंतजार में थे। मीरा को जब से अस्पताल में भर्ती कराया गया था, अनिल के घर वाले बेचैनी से अनिल के फोन का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उन्हें तो किसी खबर विशेष का इंतजार था।
खैर, मीरा को अस्पताल में भर्ती करने के करीब 10 घंटे बाद अनिल का फोन आया। अनिल के भाई ने लपक कर फोन उठाया, अपने दिल की खबर सुनने के लिए। उसे यही लग रहा था कि अनिल भाई उधर से रोते हुए बोलेंगे कि हमारी संतान नहीं रही, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया। अनिल ने बोला, मुबारक हो, तुम चाचा बन गए, हमारी संतान आ चुकी है। मीरा ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया है और बच्चा 2 घंटे पहले हुआ है। अभी फुर्सत मिली तो तुम लोगों को फोन लगाया, घर में सबको बता दो। अनिल के भाई को यकीन ही नहीं हुआ कि अनिल की संतान सही सलामत है। बाकी के भाई बहन पूछ रहे थे कि क्या हुआ। उसने उदास स्वर में बोला, अनिल भाई को बेटा हुआ है और पूरी तरह से स्वस्थ है। सबके चेहरे उतर गए कि ये कैसे हो सकता है, हमने तो पूरा इंतजाम कर दिया था। अनिल की माँ ने बोला, चलो ठीक है, मैं भी नहीं चाहती थी कि अब अनिल की संतान हो, लेकिन अब हो गई है तो मुझे खुशी हो रही है कि कम से कम बुढ़ापे में उसका कोई तो सहारा रहेगा। मैं भी अपने स्वार्थ में थोड़ी अंधी हो गई थी, पर अब मेरी आंखें खुल गई है। मेरे बड़े बेटे की औलाद दुनिया में जो आ गई है, जिसे सबसे पहले आना था वो सबसे बाद में आया। फिर अनिल की माँ ने कहा, क्या हुआ, तुम सबके चेहरे क्यों उतरे हुए हैं? अरे भाई, तुम सब चाचा चाची बुआ बन गए हो, खुशियां मनाओ, लड्डू बांटो। अब उदास होने से कोई फायदा नहीं, जो हो गया उसे स्वीकार करो। मैं तो बहुत खुश हूँ। अनिल की माँ को अपने बाकी बेटे बेटियों की करतूत के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो चाहे कितनी भी बुरी थी, आखिर थी तो माँ ही। अपनी ही संतान की संतान को मारने की साजिश में कैसे शामिल हो सकती थी? इसलिए उन्हें कुछ भी पता नहीं था। और जैसे ही उनके पोते ने जन्म लिया था, उनके मन का सारा भेदभाव जा चुका था और वो अपने पोते को देखने के लिए लालायित थी। उधर अनिल के भाई बहन काफी गुस्से में थे। वो लोग उस वैद्य के पास गए जिससे वो जड़ी बूटियां लाए थे और जाकर उसे काफी कुछ सुनाया। उस वैद्य ने बोला, हो ही नहीं सकता कि मेरी जड़ी बूटियां काम न करें। मैं मान ही नहीं सकता, जरूर कुछ और गड़बड़ हुई है, जाकर पता करो। इतने सालों से मैं ये काम कर रहा हूँ और मैं गलत जड़ी बूटियां दे दूं, ये कैसे हो सकता है? उसके बाद उन लोगों को लगा जरूर दाल में कुछ काला है, लेकिन वो लोग कर ही क्या सकते थे। इतने आत्मविश्वास के साथ वैद्य अपनी जड़ी बूटियों की सफल होने की बात कही थी कि उन्हें पता था कि गड़बड़ कहीं और हुई है, लेकिन अब पता कैसे किया जाए। खैर, कुछ दिनों के बाद अनिल और मीरा अपनी संतान को लेकर अपने शहर वाले किराए के घर में आ गए। बच्चे को देखने के बहाने अनिल के सारे भाई बहन माँ को साथ में लेकर उसके किराए वाले घर में आए। वो देखना चाहते थे कि बच्चा क्या पूरी तरह से स्वस्थ है, उसे कुछ भी नहीं हुआ, तो आखिर इसके पीछे वजह क्या है। सारे भाई बहन वहां पर आकर इधर उधर खोजबीन करने में लगे थे कि अनिल ने कहा, क्या बात है, तुम लोग अपने भतीजे को न देखकर इधर उधर दिमाग लगा रहे हो, जैसे कुछ खोज रहे हो। कहीं तुम ये तो नहीं खोज रहे? कहकर अनिल ने जड़ी बूटियों की पुड़िया निकालकर उन लोगों के सामने रख दी। जड़ी बूटियों को अनिल भाई के हाथ में देखकर उसके सारे भाई बहन सकपका गए और बोले, ये क्या है? अनिल ने बोला, ज्यादा अनजान मत बनो, और सुनीता को बुलाया। सुनीता सामने आई और बोली, तुम लोगों को क्या लगता है मैं थोड़े से पैसों के लिए इतना नीच घटिया काम कर सकती हूँ? मैंने तो उस दिन सिर्फ इसलिए हाँ कर दी क्योंकि मुझे लगा अगर मैं हाँ नहीं करूंगी तो तुम लोग किसी और से ये काम करवा लोगे, और पता नहीं वो और कौन होगा। अनजान खतरा लेने से अच्छा था कि मैं खुद ही ये काम करने को तैयार हो जाती, ताकि तुम लोग और कहीं दिमाग न लगाओ और अनिल भैया की संतान सुरक्षित रहे। मैंने उसी दिन घर पर आकर अनिल भाई को सारी सच्चाई बता दी थी और ये भी बोल दिया था कि मैंने ये जड़ी बूटियां और पैसे ले लिए हैं ताकि वो किसी और के पास ये काम करवाने के लिए न जाएं और आपकी संतान सुरक्षित रहे। तुम्हें क्या लगता है इन जड़ी बूटियों को मैंने भाभी को खिलाया है? इतनी नीच नहीं हूं मैं। और ये लो अपने पैसे। कहकर सुनीता ने वो सारे पैसे उनके मुंह पर मार दिए। अनिल की माँ को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, तो अनिल ने अपनी माँ को उनकी बाकी के बच्चों की सारी करतूतें बताई। तो अनिल की माँ अपना सर पकड़कर बैठ गई।
अनिल की माँ को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उन्होंने कहा, इन सबको अभी पुलिस के हवाले करो। इतनी जलन? ठीक है, कुछ समय के लिए मेरी भी आंखों पर पर्दा पड़ गया था और मैं भी अपने स्वार्थ में अंधी हो गई थी। लेकिन इन लोगों ने तो नीचता की सारी हदें पार कर दी। इनकी तो मैं शक्ल भी नहीं देखना चाहती। मेरे पोते की जान लेने की कोशिश की। कोई इतना नीच कैसे हो सकता है? तुरंत पुलिस को बुलाओ, इन सबको जेल के अंदर डलवाओ। ये जेल के बाहर रहने के लायक नहीं है। अनिल ने बोला, नहीं माँ, तुम्हें क्या लगता है जेल में डलवाने से इनकी नीचता कम हो जाएगी? नहीं, बल्कि ये फिर कोशिश करेंगे मेरी संतान को हानि पहुंचाने की। इसलिए मैंने कुछ और सोचा है। सबसे पहले तो मैं सुनीता की शादी की जिम्मेदारी लेता हूँ, जिसने बहुत कुछ किया है हमारे लिए, मेरे बेटे को इस दुनिया में लाने के लिए। और देखा जाए तो मेरे बच्चे की रक्षा भी सुनीता ने ही की है। अगर वो चाहती तो मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं आता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसके लिए मैं जीवन भर सुनीता का शुक्रगुजार रहूंगा और सुनीता की अच्छे से अच्छे घर में शादी करवाऊंगा। दूसरा, मैं अब उस घर में कभी नहीं रहूंगा, क्योंकि वहां पर मेरा बेटा सुरक्षित नहीं है। ये गंदे लोग फिर उसके ऊपर वार करेंगे। इसलिए मीरा, मेरा बेटा और मीरा की माँ, और चाहो तो माँ तुम भी, सब यहीं शहर में रहेंगे और मैं गांव में अपनी दुकान देखूंगा और यहाँ आता जाता रहूंगा। माँ, मेरे बेटे की जान पर मुसीबत का कारण सिर्फ और सिर्फ मेरी दौलत है, जिसका लालच तुम्हारी बाकी बच्चों को है, तो उसका इंतजाम भी मैंने कर दिया है। तभी एक वकील अनिल के घर आए। अनिल ने उनसे कहा, मैंने जो कागज बोले थे आपने बनवा लिए? वकील ने कहा, अनिल जी, सारे कागज तैयार हैं, आप साइन कर दीजिए। और अनिल ने कागजों पर साइन कर दिया। तब वकील ने कहा, इस कागज पर यह लिखा है कि अनिल जी की जितनी भी चल अचल संपत्ति है, वो सब कुछ उनके और उनकी पत्नी के बाद उनके बेटे की होगी। और यदि उनके बेटे को कुछ हो जाता है तो सारी संपत्ति ट्रस्ट को चली जाएगी। और साथ ही साथ इन कागजों पर यह भी लिखा है कि भगवान न करें, यदि अनिल जी, उनकी पत्नी और संतान तीनों को एक साथ कुछ हो जाता है और तीनों ही इस दुनिया में नहीं रहते हैं, तो भी उनकी संपत्ति में से किसी को एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी और सारी संपत्ति ट्रस्ट को चली जाएगी। ये कहकर वकील वहां से चला गया। अनिल ने कहा, अब जो करना है कर लो, जिसकी जान लेनी है ले लो, पर जिन पैसों के लालच में तुम जान लोगे, वो पैसे तो तुमको कभी किसी कीमत में नहीं मिलने वाले। हाँ, जेल की हवा जरूर खा लोगे। इतना इंतजाम तो मैंने कर ही दिया है। और अनिल के सारे भाई बहन चुपचाप अपना सा मुंह लेकर वहां से चले गए। उनके जाते जाते अनिल ने चिल्लाकर कहा, और खबरदार, जो कभी तुम सब ने अपनी मनहूस शक्ल दोबारा मुझे या मेरे परिवार को दिखाई, इस बार तो तुम्हें छोड़ दिया है, अगली बार माफ नहीं करूंगा, याद रखना। दोस्तों, क्या सच में जिनकी संतान ना हो तो उनकी संपत्ति का लालच बाकी के भाई बहनों को इस हद तक गिरा सकता है? कमेंट में जरूर लिखिएगा। और अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको रोज अच्छी अच्छी कहानियां सुनने को मिलती रहें। तो फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ। नमस्कार।